नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे इस एपिसोड में पसमानदा मुसलमानों को लेकर बात करेंगे। देखिए, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का जो मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत स्पष्ट पसमानदा मुसलमानों को लेकर कहा है कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और उन्हें कुचला जा रहा है और उनका हक नहीं दिया जा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी बहुत क्लियर है पसमानदा मुसलमानों को लेकर। वो 2024 में इसे एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। 2024 तक पसमानदा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की एक बहुत गंभीर योजना पर काम कर रहे हैं। देखिए, पहली बार नहीं जब प्रधानमंत्री मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करा होगा किया है। 3 जुलाई 2022 को जो हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा था कि अब हमें पसमानदा मुसलमानों से संपर्क करना है। पसमानदा मुसलमान समुदाय को भाजपा के साथ जोड़ना है। उनके साथ आप स्नेह सम्मेलन कीजिए, उनके विजिट कीजिए। केंद्र सरकार मुसलमानों के लिए जो योजनाएं लागू कर रही है उनके बारे में उन्हें बताइए और किस तरह से वो लाभान्वित हो रहे हैं या हो सकते हैं, इसके बारे में उन्हें जानकारी दीजिए। इसके 190 दिन बाद 17 जनवरी को फिर दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई थी, उसमें फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया था और कैडर से इस बात की जानकारी मांगी थी कि जो उन्होंने 3 जुलाई 2022 को हैदराबाद में कहा था, उस पर कितना अमल हुआ है। वो किस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का संगठन पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने के लिए काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने भोपाल में ही पसमानदा मुसलमानों की बात की थी। देखिए, पसमानदा मुसलमानों को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत लंबे समय से काम कर रही है और पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने से भारतीय जनता पार्टी को 3 फायदे भी पहली दृष्टि में नजर आ रहे हैं। पहला फायदा तो होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार की छवि बहुत पॉजिटिव होगी, छवि में सुधार होगा। मोदी सरकार पर जो आरोप लगते रहे कि वो मुसलमानों का साथ नहीं देती है, मुसलमानों के लिए योजनाएं नहीं लाती, यह जो धारणा है वो गलत साबित होगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका सकारात्मक संदेश जाएगा। दूसरा दूसरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को यह भी होगा कि जो कट्टर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है और जो दूसरे आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मुसलमान युवाओं की जोड़ने की संख्या कम होगी। अगर भारतीय जनता पार्टी उनके पास प्रॉपर रीच करती है तो वो मुख्य धारा में शामिल होंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे तो मुस्लिम आतंकवादी संगठनों के साथ उनकी दूरी रहेगी और जुड़ने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा तीसरा फायदा भारतीय जनता पार्टी को यह होगा कि राजनीतिक रूप से यह वोट बैंक जो भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाकर रहा, वह भारतीय जनता पार्टी को वोट करने की स्थिति में आ जाएगा। देखिए, पसमानदा मुसलमानों की संख्या जो मुस्लिम पॉपुलेशन है पूरे भारत में, उसका 85% है। ये एक बहुत बड़ा तबका है मुस्लिम समुदाय के अंदर। आप उत्तर प्रदेश की बात करोगे तो उत्तर प्रदेश में ही 18% पसमानदा मुसलमान हैं और इसी कारण उत्तर प्रदेश में खास तौर से पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का भारतीय जनता पार्टी विशेष अभियान चला रही है। और इसी के कारण मैं आपको बता दूं कि अभी जो 17 महापौर के जो चुनाव हुए थे नगरीय निकाय के, उसमें भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय के पसमानदा मुसलमानों ने बहुत बड़ी संख्या में वोट दिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि अब पसमानदा मुसलमान भाजपा से जुड़ने लगा है और भाजपा ने भी इसकी कोशिश बहुत पहले से शुरू कर दी। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ लगातार पसमानदा मुसलमानों से जुड़ रहा है। राष्ट्रीय सेवक संघ के अनुशासित संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने भी पसमानदा मुसलमानों में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है, जिसका असर अब भाजपा को धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया। और आप अभी देखिए, 2 उपचुनाव हुए थे रामपुर और आजमगढ़ के लोकसभा के, वो दोनों सीटें भाजपा ने जीती है। बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो 45% मुस्लिम पॉपुलेशन इन दोनों लोकसभा सीटों के अंदर रामपुर में भी और आजमगढ़ में। रामपुर तो जो लोकसभा सीट है वो तो बहुत एक विवादास्पद नेता के कारण चर्चा में रही है। समाजवादी पार्टी के आजम खामा से लंबे समय से विधायक रहे, बाद में सांसद भी बने। समाजवादी पार्टी का गढ़ था आजमगढ़ और रामपुर और दोनों भाजपा ने छीनी है। तो भाजपा के पास जो इन्फॉर्मेशन आई है इस सीट से, वो यह आई है कि वहाँ के पसमानदा मुसलमानों ने, बड़े मुसलमान के तबके ने भाजपा को वोट किया है। तो जब भाजपा को यह महसूस हुआ कि अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ यह वोट कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी उस दिशा में बहुत तेजी से काम करना शुरू करा। और देखिए, योगी ने अपनी कैबिनेट में उच्च मंत्री थे जो मुसलमानों के, मोहसिन रजा, उनको हटाकर पसमानदा विधायक दानिश अंसारी को मंत्री बना दिया।
अब उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करोगे तो उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर 34 मुस्लिम विधायक जीत कर आए, इसमें से 30 पसमानदा मुसलमान हैं। तो उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमानों की एक बड़ी तादाद है। तो इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में खास रूप से बीजेपी काम कर रही हो कि उत्तर प्रदेश ये 80 लोकसभा सीटें आती है और जो एक बहुत बड़ा वर्ग है। और भाजपा पिछले लगातार 2 चुनाव में यहाँ पर विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया था। इसके अलावा आप देखिए कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर तारिक मसूद उनको विधान परिषद भेजा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल के इतिहास में पहली बार है जब वहाँ के चांसलर को विधान परिषद भेजा गया होगा भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी की तरफ से, और वह भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है। आप मोदी जी खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में संबोधन देने गए थे और उन्होंने वहाँ के मुस्लिम युवाओं को बहुत अच्छा संबोधन दिया था। 45 साल में पहला बार हुआ जब प्रधानमंत्री ने जाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वक्तव्य दिया और वहाँ के युवाओं को अपना संदेश और अपने विज़न के बारे में बताया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोकसभा चुनाव को नहीं देख रही है। आप देखिए अभी इसी साल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, तेलंगाना में और मिजोरम में चुनाव है। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इन चुनाव में भी जो मुस्लिम तबका है पसमानदा मुसलमानों का, वह भाजपा के पक्ष में वोट करे। अब देखिए अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 36 सीटें जो है मुसलमान डोमिनेटेड सीटें हैं और इसमें एक पसमानदा मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक रहा है। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को इस समुदाय ने वोट नहीं किया था। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जब जो नवंबर में जो कुछ ही महीने बाद चुनाव है वहाँ पसमानदा मुसलमान भाजपा के लिए वोट करें जिससे भाजपा वहाँ सरकार बना सके। मध्य प्रदेश में हालांकि बहुत बड़ी संख्या नहीं है पसमानदा मुसलमानों की, कुल मिलाकर मुस्लिम मध्य प्रदेश के अंदर 6% है और 7 से 8 सीटों पर पसमानदा मुसलमान बहुत प्रभावशाली है। और ये एक लिमिटेड कह सकते हैं कि जिलों तक इसे बैठे, जिसमें आप कह सकते हैं भोपाल है, इंदौर है, देवास है, उज्जैन है, बुरहानपुर है, इस एरिया में पसमानदा मुसलमान थोड़े ज़्यादा है मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश राजस्थान के अलावा तेलंगाना में भी एक बड़ा मुस्लिम वर्ग है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वहाँ पर भी वो भाजपा में के पक्ष में वोट करें जिससे भाजपा वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में आ सके। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में इसका एक बड़ा परिणाम भाजपा को मिल सकता है। देखिए लोकसभा में 190 सीटें हैं, 523 लोकसभा सीटों में से 190 सीटें ऐसी है जो पसमानदा मुसलमान के कारण प्रभावशाली हो जाती है और उनका एक बड़ा वोट बैंक वहाँ माना जाता है। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी जो कोशिश कर रही है और मोदी जी ने जो पसमानदा मुसलमानों को लेकर कहा है और इनसे लगातार जुड़ने का अपने कैडर को संदेश दे रहे हैं, उसके पीछे मकसद यही है कि 2024 का जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, उसमें पसमानदा मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को मिले जिससे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सके। अब देखिए विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष लगातार इकट्ठा होकर मोदी को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। और इस विपक्ष का बड़ा वोट बैंक क्या है? विपक्ष का बड़ा वोट बैंक मुस्लिम है। देखिए बिहार में क्या है, मुस्लिम में एमवाय समीकरण है, मुस्लिम और यादव लालू प्रसाद के साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एमवाय समीकरण है, मुस्लिम और यादव अखिलेश यादव के साथ जुड़े हुए हैं। तमिलनाडु में मुसलमान स्टालिन के साथ जुड़े हुए हैं। दिल्ली में मुसलमान अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हुए हैं। बंगाल में मुसलमान ममता बनर्जी के साथ जुड़े हुए। तो मुझे लग रहा है बेसिकली भारतीय जनता पार्टी बहुत माइक्रो लेवल पर जो पसमानदा मुसलमानों के साथ काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मुसलमानों का यह जो वोट बैंक है ये विपक्ष के सभी नेता पार्टियों में तो बटा हुआ है। महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के बीच बटा हुआ है, बंगाल में ममता, दिल्ली में केजरीवाल, बिहार में नीतीश लालू के बीच, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के बीच बटा हुआ है। तो ये वोट बैंक बड़ी संख्या में भाजपा को वोट नहीं करता। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव जो उत्तर प्रदेश के हुए थे उसमें 6% पसमानदा ने भाजपा को वोट किया था। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर वो पसमानदाओं को टारगेट करेगी, केंद्र के अल्पसंख्यक मतदाता द्वारा उनके लिए लाई जा रही योजनाओं से उनका अवगत कराएगी, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलवाया जाएगा उस योजनाओं का। तो 2024 में इसका एक बड़ा वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी को वोट कर सकता है। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के पास थोड़ा भी शिफ्ट होता है तो बेसिकली विपक्ष से टूटकर भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एडेड एडवांटेज होगा। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के चुनाव में 38% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि 10% मुस्लिम समुदाय का वोट उन्हें मिले जिससे लगभग 47-48% वोट भारतीय जनता पार्टी का हो जाए और इस स्थिति में वो अपनी दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी बहुत दीर्घ योजना के अंतर्गत पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने का काम कर रही है ग्राउंड लेवल के ऊपर और इसका कुछ लाभ भारतीय जनता पार्टी को पिछले कुछ चुनाव में मिला है और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा। तो मुझे लग रहा है पसमानदा मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने जो भोपाल की रैली में कहा था
वह बहुत एक बड़ा संदेश था पार्टी कैडर को। और मेरा बुद्ध सबसे मजबूत के जो 2500 कार्यकर्ता सिलेक्ट हुए पूरे देश में, उनको ये संबोधित किया था। तो उन्हें संदेश साफ है कि आप जब भी जिस भी प्रदेश में आपकी ड्यूटी लगेगी, आप जाओगे तो आप वहाँ पर पसमानदा मुसलमान के लोगों को भी बूथ से जोड़िए और अपना बूथ मजबूत कीजिए और उनके साथ सबका विकास लीजिए। और उन्हें बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़ोगे तो सबका साथ सबका विकास होगा और आप भी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। तो मुझे लग रहा है पसमानदा मुसलमानों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग भाजपा को वोट करेगा। आज इस विषय में इतना ही। कल किसी और विषय पर लेकर मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।